आप यकीन मानिए या ना मानिए, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कई लोगों का ग्लोबल वार्मिंग के विषय में अपना एक मत है, अपना एक विचार है, और उनका ये मानना है कि पृथ्वी इतनी विशाल है कि इसके पर्यावरण पर कोई भी स्थायी हानिकारक प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। हो सकता है आज से कुछ अरसा पहले ऐसा मानना शायद सही था, पर आज हरगिज नहीं है। इसका एक कारण यह है कि पृथ्वी के पर्यावरण विज्ञान का सबसे नाजुक हिस्सा है एटमॉस्फेयर। यह नाजुक इसलिए है क्योंकि यह बहुत महीन है। मेरे स्वर्गीय दोस्त कार्ल सेगन कहा करते थे कि एक बड़े से ग्लोब पर अगर वार्निश की परत लगा दी जाए तो उस परत की मोटाई उस ग्लोब से रिलेटेड उतनी ही होगी जितनी कि एटमॉस्फेयर की पृथ्वी से रिलेटेड ये परत। ये इतनी पतली और सेंसिटिव है कि बढ़ते हुए पोल्यूशन की वजह से इसकी रचना में बदलाव आ सकता है। यही मूल कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। मैं इस पर ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा क्योंकि आप इस सच से भली भांति परिचित हैं कि सूर्य की रेडिएशंस थिन वेव्स के रूप में आती हैं और पृथ्वी को गर्म कर जाती हैं। यही रेडिएशन स्पेस में वापस फैल जाती है इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में। लेकिन कुछ बाहर जाने वाली रेडिएशन एटमॉस्फेयर के द्वारा सोख ली जाती है और ये एटमॉस्फेयर के भीतर ही रह जाती है। यह प्रक्रिया बहुत लाभदायक है क्योंकि यह पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखती है, आरामदायक और रहने योग्य रखती है। पर आज समस्या यह है कि यह पतली परत मोटी होती जा रही है, जिसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने वाला पोल्यूशन, जो कि ऊपर जाकर इस परत पर जम जाता है, जिसकी वजह से वो सारे हानिकारक रेडिएशन जो कि बाहर जाने चाहिए नहीं जा पाते, अटक जाते हैं और वातावरण को और ज्यादा गर्म कर देते हैं। यही मूल कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। हिमालय के पहाड़ों में भी एक समस्या है। विश्व के 40% लोगों को पीने का पानी नदी या झरने से मिलता है। नदियों और झरनों को पानी इन ग्लेशियर्स की वजह से ही मिलता है। आने वाली आधी सदी में विश्व के इन 40% लोगों को अपर्याप्त पानी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसके मूल कारण हैं ये पिघलते हुए ग्लेशियर्स। इटली तो फिर गर्मी के हिसाब से ये कितना होगा? इस एटमॉस्फेयर रिकॉर्ड के आधार पर नापे गए सबसे गर्म 10 साल पिछले 14 सालों में ही हुए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा गर्म साल था 2005 का साल। हमने कुछ हीट वेव्स तो देखी ही हैं, कुछ तो बिल्कुल उसी प्रकार की थीं जैसा कि वैज्ञानिकों ने कहा है, और उनके अनुसार काफी और हीट वेव्स हम आने वाले कुछ ही सालों में देखेंगे। कुछ साल पहले यूरोप में एक भयानक हीट वेव चली थी जिसने 35,000 लोगों की जान ली। भारत पर उस वक्त लोगों का ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं हुआ था, पर उसी वर्ष भारत में भी तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था। पिछले वर्षों गर्मियों में अमेरिका के वेस्ट में कई शहरों ने हाई टेम्परेचर का ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इन शहरों में लगातार कई दिनों तक 45 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर रहा। वेस्ट में करीब 200 शहरों ने ऊंचे तापमान का ऑल टाइम रिकॉर्ड सेट किया, और ईस्ट साइड में भी कई शहरों की यही स्थिति थी, जैसे न्यू ऑरलिन्स। उन्होंने कहा, प्रकृति पूरी तरह बिफर चुकी है और हर तरफ तबाही मचा रही है। एशिया में बाढ़। भारत का शहर मुंबई, 37 इंच बारिश 24 घंटों में। किसी ने ना देखी हो ऐसी बारिश भारत में। चाइना में भी कई जगह बाढ़ की खबरें आई। ग्लोबल वार्मिंग की प्रकृति विरोधाभासी है। यह सिर्फ ज्यादा बाढ़ उत्पन्न नहीं करता, बल्कि ज्यादा मात्रा में सूखा भी उत्पन्न करता है। जिन जगहों पर बाढ़ आई थी उसी समय उनके आसपास के पड़ोसी गांवों में सूखा पड़ा था। इसका मूल कारण यह है कि ग्लोबल वार्मिंग सारे विश्व में प्रेसिपिटेशन बढ़ाता ही नहीं, पर प्रेसिपिटेशन को रीलोकेट भी करता है। अफ्रीका में इस जगह पर आप बिल्कुल एज पर ध्यान केंद्रित कीजिए। इन जगहों पर कई दुखद और अविश्वसनीय घटनाएं हो चुकी हैं। इनके कई कारण भी हैं, लेकिन डॉफर और नाइजर में सबसे ज्यादा दुखद घटनाएं देखी गई हैं। बढ़ती हुई दुखद घटनाओं का कारण है कम बारिश और सूखा। यह है लेक चैड, विश्व के सबसे बड़े लेक्स में से एक।
लेकिन पिछले कुछ दशकों में ये सूख चुका है और आज जो हम देख रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। इन सब की वजह से जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती चली गई हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि टेररिज्म के अलावा भी और कई बड़े खतरे हैं जिनके लिए हमें कहीं ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है? 3 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से यह टक्कर उत्पन्न होती है। पहला फैक्टर है पॉपुलेशन। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब मेरी जनरेशन बेबी बूमर्स ने जन्म लिया तो पॉपुलेशन ने 2 बिलियन मार्क को क्रॉस कर लिया था। आज मैं 50s में हूं और पॉपुलेशन मार्क 6.5 बिलियन तक पहुंच गया है। और कुछ ही अरसे में जब मैं बेबी बूमर्स के डेमोग्राफिक एक्सपेक्टेशन तक पहुंच जाऊंगा, पॉपुलेशन 9 बिलियन से भी बढ़ गया होगा। हम देखें तो हमें 10,000 जनरेशन लगे थे पॉपुलेशन को 2 बिलियन तक पहुंचने में, और अब सिर्फ एक ह्यूमन लाइफ टाइम में ये 2 से बढ़कर 9 बिलियन हो गया है। क्या आपको नहीं लगता कि यह बहुत ज्यादा फर्क है? इस वजह से पृथ्वी पर प्रेशर बहुत बढ़ता है, खासकर उन गरीब देशों पर जो हर तरह से संपन्न नहीं है, और पॉपुलेशन का प्रेशर पड़ता है खाने के क्षेत्र पर, पानी के क्षेत्र पर, नाजुक और असुरक्षित नेचुरल रिसोर्सेज पर। यही प्रेशर है जिसकी वजह से हमने हरे भरे घने जंगलों की तबाही देखी है, सिर्फ ट्रॉपिकल ही नहीं और जगहों पर भी। ये पृथ्वी का टाइम लैप्स पिक्चर है जो रातों को लिया गया है। व्हाइट में शहरों की लाइट है, रेड कलर में जलते हुए जंगल और बुश फायर्स हैं। ये जो येलो एरिया है वो है गैस फ्लोज, जैसे ये साइबेरिया में। अब मैं आ रहा हूं सेकंड फैक्टर पर जिसकी वजह से पृथ्वी के साथ हमारा रिश्ता ट्रांसफॉर्म हो गया है, द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन एक ब्लेसिंग है हमारे लिए क्योंकि हमें इससे बहुत फायदा हुआ है, स्पेशली मेडिसिन और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में। पर यह नई पावर अपने साथ कुछ जिम्मेदारियां भी लेकर आती है। अगर हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस के विषय में सोचें, वो एक फॉर्मूला है, पुरानी हैबिट्स प्लस पुरानी टेक्नोलॉजी, इसके नतीजे जाने पहचाने होते हैं। पुरानी हैबिट्स जिन्हें बदलना मुश्किल है प्लस नई टेक्नोलॉजी, इनके परिणाम बेहद अलग हो सकते हैं। हमें वॉर्स के विषय में भी अलग तरह से सोचना होगा क्योंकि नई टेक्नोलॉजी पुरानी हैबिट के परिणाम को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देती है। अब हम पुराने पैटर्न को बिना दिमाग का इस्तेमाल किए यूं ही फॉलो नहीं कर सकते। इसी तरह बिना सही सोच का इस्तेमाल किए हमने पृथ्वी के रिसोर्सेज का बेकार ही इस्तेमाल किया है। यह वर्ल्ड का कंप्यूटर मैप है जो हमें दिखाता है ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया में हम सबका रिलेटिव कंट्रीब्यूशन। अमेरिका में हम इसके सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, पूरे साउथ अफ्रीका से पूरे साउथ अमेरिका, पूरे मिडिल ईस्ट, पूरे एशिया, सबको कंबाइन करके भी। द पर कैपिटा इनकम एवरेज अगर निकाला जाए, जैसे कि अफ्रीका, इंडिया, चाइना, EU, रशिया, तो यूएस में हम ठीक यहां पर हैं, बाकी सबसे काफी ऊपर। अगर पॉपुलेशन के एंगल से देखें तो चाइना में स्थिति थोड़ी अलग है, चाइना का रोल यहां बड़ा है और यूरोप का भी, पर हम अमेरिकन का योगदान भी पॉपुलेशन के क्षेत्र में काफी बड़ा है। इस प्रॉब्लम को देखने का हमारा नजरिया जो थर्ड एंड फाइनल फैक्टर है पृथ्वी के साथ हमारे रिश्ते को ट्रांसफॉर्म करने वाला। अगर एक मेढक उबलते हुए गर्म पानी के पॉट में कूदेगा तो वो तुरंत ही बाहर कूद जाएगा क्योंकि वो खतरे को महसूस कर लेगा। पर अगर वो ही सेम फ्रॉग गुनगुने पानी के पॉट में कूदेगा जो कि बहुत धीमी आंच पर गर्म करने को छोड़ा गया है, तो वो फ्रॉग उसी पॉट में आराम से बैठा रहेगा, भले पानी का टेम्परेचर बढ़ता रहे। ये मेढक हिलेगा भी नहीं जब तक कि कोई बाहर से आकर उसे बचाए नहीं।